एक ऐसा चोर जिसने जापान के सबसे खूंखार जेल से एक बार नहीं बल्कि 4 बार भागा। और ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि जिस जेल से ये भागा था उस जेल को म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसका नाम योशियो शिरातोरी है। ये आदमी छिपकली की तरह दीवारों पर चढ़ सकता था और तालों को मिनटों में खोल सकता था। और क्यों जापान के लोग आज भी याद करते हैं, तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। योशियो शिरातोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 को जापान के आओमोरी शहर में हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता की मौत हो गई थी, इसलिए बहुत जल्द उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था और 12 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने एक टोफू की दुकान पर काम किया, मगर बाद में मछुआरों के साथ मिलकर केकड़े पकड़ने का काम करने लगा। लेकिन इन सब कामों से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को लूटना और चोरी करना शुरू कर दिया था और अपनी जिंदगी मजे से काट रहा था। इसी दौरान शिरातोरी ने शादी भी कर लिया। साल 1936 में लूटपाट के दौरान हुए एक कत्ल के इल्जाम में जापान पुलिस इत्तेफाक से योशियो शिरातोरी को पकड़ लेती है। शिरातोरी तो लूटपाट का गुनाह तो कबूल कर लेता है, मगर मर्डर का गुनाह नहीं कबूल करता, पर पुलिस जबरदस्ती कबूल करवा लेती है और शिरातोरी को आओमोरी जेल भेज दिया गया। शिरातोरी जब आओमोरी जेल पहुंचा तो वहां उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उसे रोज मारा पीटा जाता था और भद्दी भद्दी गालियां भी दी जाती थी, और ऐसा सभी कैदियों के साथ होता। दरअसल उस दौर में जापान के जितने भी जेल थे उनमें से एक दो को छोड़कर लगभग सभी जेलों की हालत ऐसी ही थी। और जेल में हो रहे टॉर्चर से बचने के लिए वहां से भागने का प्लान बनाता है। पहले तो उसने गार्ड के टाइम को नोटिस किया, जिसमें 15 मिनट का गैप था। फिलहाल कुछ दिनों के बाद एक गार्ड उसके सेल से आगे से पहरा देकर निकला तो अपने बिस्तर के नीचे तकिया वगैरह रखकर इस तरह एक शेप बनाया कि लगे कि वो वहीं सो रहा है। अगले फिर उसने 15 मिनट के अंदर उसने न सिर्फ 6 दरवाजों का ताला खोला बल्कि उन सभी दरवाजों को बंद भी किया, ताकि किसी को भी सुबह तक शक न हो, और जेल से फरार हो गया। शिरातोरी की जिंदगी का यह पहला जेल ब्रेक था, मगर शिरातोरी की आजादी सिर्फ 3 दिनों तक ही रही। जेल से भागने के बाद शिरातोरी आओमोरी में ही छिपते छिपाते अपना वक्त काट रहा था, क्योंकि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कुछ खाने को, इसलिए वो एक हॉस्पिटल में घुसता है और वहां से कुछ सामान चुराने लगता है, मगर हॉस्पिटल के स्टाफ उसे पकड़ लेते हैं और फिर जापान पुलिस के हवाले कर देते हैं और उसे दोबारा आओमोरी जेल में ही डाल दिया गया। और योशियो शिरातोरी को कत्ल, लूटपाट और जेल से भागने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शिरातोरी अगले कई साल आओमोरी जेल में ही बिताता है। इसी बीच साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1942 में आओमोरी जेल से निकालकर अंकिता जेल में डाल दिया गया। अंकिता जेल के गार्ड को पता चला कि शिरातोरी पहले भी जेल तोड़कर भाग चुका है, तो उसने एक स्पेशल सेल बनवाया जिसका साइज इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक ही आदमी सो सकता था। और उस सेल की जो दीवारें थी वो कॉपर से बनाया गया, और उस सेल की जो छत थी वो भी दूसरे सेल के मुकाबले 2 गुनी ऊंची थी। और पूरे सेल में सिर्फ एक ही खिड़की थी जो कि उस सेल के सीलिंग पर लगी थी, ताकि वहां से हवा और रोशनी आ सके। जब शिरातोरी अंकिता जेल पहुंचा तो अंकिता जेल के गार्ड उससे बहुत ज्यादा खुन्नस में थे, इसलिए वह शिरातोरी के साथ आओमोरी जेल से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे। रोज उसे मारा पीटा करते थे और दूसरे कैदियों के मुकाबले उससे जरूरत से ज्यादा काम करवाते थे। इसके अलावा शिरातोरी को 24 घंटे हथकड़ी में रखा जाता था। हंट के दौरान उसे फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जाता था। और उस सेल का जो हेड गार्ड था, जिसका नाम कोबायाशी था, वो बहुत रहमदिल था। 15 जून 1942 को जब एक गार्ड शिरातोरी के सेल में झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि शिरातोरी जेल तोड़कर भाग चुका था। शिरातोरी जैसे ही इस जेल में पहुंचा था, उसने यहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर दी थी। और शिरातोरी चिकनी से चिकनी दीवार पर छिपकली की तरह बड़े आसानी से चढ़ सकता था। रात को गार्ड के जाने के बाद वो अपनी हथकड़ी खोलता और दीवारों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता। कुछ ही दिनों के प्रैक्टिस के बाद जो सीलिंग में खिड़की लगी थी वो वैसे तो मेटल की थी, पर उसका फ्रेम जो था वो लकड़ी का था। कुछ महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार वो खिड़की अपनी जगह से उखड़ गई और 15 जून 1942 को तेज बारिश और तूफान की आड़ में शिरातोरी भाग गया। जापान पुलिस उसे चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रही थी,
मगर सिरातोरी का कहीं पता नहीं चल रहा था। करीब 3 महीने बीत जाने के बाद 18 सितंबर 1942 की एक रात कोबायाशी के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है और वो कोई और नहीं बल्कि सिरातोरी था। सिरातोरी की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए वह उसे अंदर बुलाता है और खाना वगैरह खिलाता है। उसके बाद उससे पूछता है कि जब तुम जेल से भाग गए तो फिर वापस क्यों आए। तो सिरातोरी बोलता है कि मैं कभी भी जेल से भागना नहीं चाहता था, मगर जेल में कैदियों के साथ जानवरों जैसा सुलूक होने की वजह से मैं भागने के लिए मजबूर हो गया। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और मेरी मदद करो। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, पर पुलिस के सामने नहीं बल्कि जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, ताकि जेल में हो रहे कैदियों के साथ बुरे बर्ताव के बारे में बता सकूं। सिरातोरी की पूरी बात सुनने के बाद कोबायाशी उसे दिलासा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मगर कोबायाशी अपना वादा पूरा नहीं करता। कोबायाशी इधर फोन करके पुलिस को बुला लेता है और थोड़ी देर बाद जापान पुलिस कोबायाशी के घर पहुंच जाती है, सिरातोरी को गिरफ्तार कर लेती है। सिरातोरी अपने साथ हुए धोखे के बाद यह तय करता है कि आज के बाद किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। खैर, सिरातोरी के पकड़े जाने के बाद उसके ऊपर जेल से भागने के जुर्म में 3 साल की सजा और जोड़ दी गई। उसके 2 जेल ब्रेक की हिस्ट्री को देखते हुए आबासेरी जेल भेज दी जाती है, जो कि जापान के होकाइडो के सबसे उत्तरी भाग में मौजूद था। वहाँ गर्मियों में भी वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। आबासेरी जेल का इतिहास था कि आज तक उस जेल से कोई भी कैदी नहीं भाग पाया, क्योंकि उस जेल की सुरक्षा बहुत ही मजबूत थी। अगर वहाँ से कोई भागने की कोशिश भी करता तो उसे सीधे गोली मारने का ऑर्डर था। आबासेरी जेल में जापान के सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। सिरातोरी आबासेरी जेल में पहुंचता है तो उस जेल में भी उसके लिए एक स्पेशल सेल बनवाया गया। इस बार सभी खिड़की और दरवाजे को बहुत मजबूत बनवाया गया। हालांकि इस बार जो खिड़की के साइज बनाया गया वह उसके शरीर के मुकाबले काफी छोटा बनाया गया, ताकि वहां से निकल ना सके। आबासेरी जेल के जो गार्ड थे सिरातोरी के ऊपर अपनी पूरी खुन्नस निकालते थे और उसे बुरी तरह से मारते पीटते और गालियां देते और मजाक उड़ाते और कहते थे कि तुम यहाँ से भाग कर दिखा। एक दिन तो कई गार्डों ने मिलकर सिरातोरी को इतना पीटा कि उसने गुस्से में उन गार्डों के सामने अपनी हथकड़ी को तोड़ दी और चैलेंज किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। यह देखकर उन गार्डों की हवा खराब हो गई। सिरातोरी के पास सुपर ह्यूमन जितनी ताकत थी। आबासेरी के जो जेल के गार्ड थे उसकी ताकत को देखने के बाद वो समझ गए थे कि सिरातोरी के लिए नॉर्मल हथकड़ी तोड़ना बाएं हाथ का खेल है। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल हथकड़ी बनवाई गई, जिसमें चाबी लगाने का कोई भी जगह नहीं था। हथकड़ी का वजन ही 20-20 केजी का था और उसे 24 घंटे उन्हीं हथकड़ियों के साथ रखा जाता था। हर 2 हफ्ते में सिर्फ एक ही बार उसे नहाने धोने और कपड़ा बदलने के लिए उन हथकड़ियों को खोला जाता था और उसे खोलने के लिए भी बाहर से 2 स्पेशल कारीगर आते थे। उन हथकड़ियों को खोलने में लगभग 2 घंटे लग जाते थे। 26 अगस्त 1944 की रात जापान में वार टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था। वार टाइम ब्लैकआउट जो दरअसल युद्ध के दौरान घोषित किया जाता है, जब दुश्मन देश का प्लेन रात में अटैक ना करे। इस दौरान घर की सभी लाइटें बंद होती है, ताकि रात के वक्त जरा सी भी रोशनी बाहर ना आए। इसी टाइम का फायदा उठाकर सिरातोरी तीसरी बार जेल तोड़कर भाग गया। दरअसल इस जेल ब्रेक की तैयारी पिछले 6 महीने से कर रहा था। दरअसल सिरातोरी के खाने में जो सूप दिया जाता था, उसी सूप को जंजीरे के ऊपर गिराता था ताकि लोहे में जंग लग जाए, और 6 महीने की लगातार कोशिश करने के बाद वो कामयाब हो पाया। दरअसल सिरातोरी अपने शरीर की हड्डियों को ज्वाइंट को डिसलोकेट करके अपने शरीर को छोटा बड़ा साइज कर सकता था, ताकि मौका मिलने पर पतली जगह से निकला जा सके। इसी बीच अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया। दरअसल आबासेरी जेल से भागने के बाद बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक गुफा को अपना घर बना लिया। 2 सालों तक उसी गुफा में अपना वक्त बिताया। जब बाहर आया तो दंग रह गया। उसने देखा कि चारों तरफ अमेरिकी सैनिक घूम रहे हैं और जापानीज भाषा के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में सभी चीजें लिखी हुई है, और जापान की औरतें अमेरिकी लोगों के साथ घूम रही हैं। अपनी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। सिरातोरी ने सोचा कि दुनिया सब छिपने का कोई फायदा नहीं, तो वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने लगा। सिरातोरी 50 दिनों तक पैदल सफर तय करने के बाद साप्रो पहुंचा। जब वो साप्रो पहुंचा तो उसे बहुत भूख लगी थी और तभी उसे एक टमाटर का खेत दिखा। वह उस खेत में बिना पूछे हुए टमाटर तोड़कर खाने लगा।
मगर उसी वक्त उस खेत का किसान वहां पहुंच जाता है। इसलिए वह किसान सीरा तोरी के ऊपर अपनी कुदाल से हमला कर देता है। अपने बचाव करने के चक्कर में सीरा तोरी भी किसान के ऊपर हमला कर देता है। गलती से किसान को कुदाल लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और लोकल लोग सीरा तोरी को पकड़ लेते हैं, फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और 2 सालों के बाद योशियो सीरा तोरी अपनी तीसरी जेल ब्रेक के बाद फिर से पुलिस के कब्जे में आ जाता है और इस कत्ल के लिए साल 1947 में उसे सीधे फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद उसे साप्रो जेल भेज दिया जाता है। साप्रो जेल में भी सीरा तोरी के लिए एक स्पेशल सेल बनवाया जाता है, जिसकी दीवार, छत और दरवाजे काफी मजबूत बनाया गया। सीरा तोरी के ऊपर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। इस बार उसे कोई हथकड़ी नहीं पहनाई गई, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा पर पूरा विश्वास था। सीरा तोरी अक्सर अपने सेल की छत को देखता, जो कि काफी ऊंची थी, और वो ऐसा रोज करता था। जो गार्ड थे वो उसके ऊपर हंसते और सोचते कि वह फिर से सेल की छत से भागने का प्लान बना रहा है। साप्रो जेल में सीरा तोरी बहुत ज्यादा सोना शुरू कर दिया। वह हमेशा अपने जमीन पर रखे गद्दे पर पड़ा रहता था। सुबह कभी भी टाइम से नहीं उठता, जिसके लिए उसे कई बार पिटाई भी होती थी। उस वक्त तक उसकी उम्र लगभग 40 साल की हो गई थी। इसलिए उन 6 गार्डों में से कुछ रहमदिल गार्ड थे, उसे देर तक सोने देते और वक्त के साथ गार्ड भी बेपरवाह हो गए। एक सुबह ऐसे ही कई बार आवाज लगाने पर सीरा तोरी नहीं उठा तो गार्ड बहुत गुस्से में आया और उसकी चादर हटाया तो देखा कि सिर्फ तकिया नीचे रखा है। सीरा तोरी भाग चुका था। दरअसल दीवार, खिड़कियां और छत को तो मजबूत कर दिया गया था, मगर जमीन की तरफ देखना भूल गए। दरअसल सीरा तोरी पिछले कई महीनों से अपने गद्दे के नीचे एक सुरंग खोद रहा था। जैसे ही कोई गार्ड 1 मिनट के लिए उससे नजर हटा, वह तुरंत अपनी जगह पर तकिया रखकर गद्दे के नीचे चला जाता और सूप बाउल से सुरंग खोदना शुरू कर देता। सीरा तोरी शुरुआत में ऊपर देखता रहता था। वो इसलिए करता था कि ताकि गार्ड को लगे कि इस बार वो ऊपर से ही भागेगा, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो देर तक सोने की आदत डाली उसी प्लान का हिस्सा था, ताकि वक्त के साथ गार्ड उससे बेपरवाह हो जाए। और सीरा तोरी उस सुरंग के जरिए साप्रो जेल से भी भाग गया। ये उसकी चौथी जेल ब्रेक थी। जेल से भागने के बाद एक पार्क में सीरा तोरी बेंच पर बैठा हुआ था। तभी एक पुलिस ऑफिसर बगल में आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा, जिसे देखकर सीरा तोरी घबरा गया। फिर वहीं पर बैठा रहा ताकि उस पुलिस वाले को सीरा तोरी के ऊपर शक ना हो। उस पुलिस वाले ने सीरा तोरी को एक सिगरेट ऑफर की तो उसे लेकर सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते ही सीरा तोरी की आंखें भर आई, क्योंकि यह पहली बार था कि किसी पुलिस वाले ने इतना अच्छा व्यवहार किया था। वो पुलिस वाला यूनिफॉर्म से काफी ऊंची रैंक का लग रहा था। सीरा तोरी भागते भागते थक गया था, इसलिए उस पुलिस वाले से अपनी सारी कहानी बताता है। सीरा तोरी की पूरी कहानी सुनने के बाद विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। फिर सीरा तोरी को हाई कोर्ट में पेश किया गया और जब उन्होंने उस केस की सही तरीके से जांच की तो पाया कि किसान का मर्डर वह गलती से सेल्फ डिफेंस में हुआ था। इसके अलावा जितनी बार जेल तोड़कर भागा, जेल में हो रहे टॉर्चर के वजह से भागा। हाई कोर्ट ने सीरा तोरी की मौत की सजा खारिज करके 20 साल की सजा सुनाई और टोक्यो की फूचू जेल में भेज दिया गया। करीब 14 साल के बाद 1961 में अच्छे व्यवहार की वजह से रिहा कर दिया गया। यह पहली बार था कि जब सीरा तोरी किसी जेल से लीगल तरीके से बाहर आया था और अगले कई सालों तक कुछ छोटे मोटे काम करके अपने बेटी के साथ ही रहता था। और 24 फरवरी 1989 को 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सीरा तोरी की मौत हो गई। इसके बाद सीरा तोरी के जिंदगी के ऊपर कई किताबें लिखी गई और कई फिल्में भी बनाई गई कि किस तरह सीरा तोरी मिसो सूप का इस्तेमाल करके जेल से भागा था। वो इतना मशहूर हुआ कि बाद में उस जेल के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया और आज भी म्यूजियम में उसका पुतला लगा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।